दोस्तों, मैं हूँ हनुमंत और आज हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का एक ऐसा अनमोल रत्न जिसने लाखों दिलों को छुआ है और जिसे पढ़कर हर कोई अपने जीवन की किसी न किसी याद से जुड़ जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्मवीर भारती के अमर उपन्यास गुनाहों का देवता की। यह केवल प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह आत्मा को झकझोर देने वाली दास्तान है, दोस्ती, त्याग, समाज की मर्यादाओं और अधूरे प्यार की। इस वीडियो में हम आपको इस उपन्यास की पूरी यात्रा पर ले चलेंगे, जहां सुधा और चंदर का मासूम रिश्ता धीरे धीरे प्रेम, संघर्ष और विरह की गहरी कहानी में बदल जाता है। तो आइए बिना देर किए डूबते हैं गुनाहों का देवता की उस अनकही दुनिया में, जो आपके दिल पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएगी। इलाहाबाद शहर में गंगा के किनारे बसा विश्वविद्यालय जीवन कितना जीवंत और रोशन था, यह वही जान सकता है जिसने कभी वहां की गलियों, चाय की दुकानों और छात्रावासों में कदम रखा हो। और उसी जीवन के बीच खिली थी सुधा और चंदर की मासूम दोस्ती, जो धीरे धीरे प्रेम की परछाइयों से रंग रही थी। पर दोनों को इसका एहसास उतना साफ नहीं था। सुधा डॉक्टर शुक्ला की बेटी, चंचल, भोली और हंसमुख स्वभाव की लड़की थी, जिसे सब बहुत प्यार करते थे। और चंदर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य था, होनहार, समझदार और गंभीर स्वभाव का युवक, जिसे लोग परिवार का ही हिस्सा मानते थे। इसलिए सुधा और चंदर का साथ हर दिन का हिस्सा था, कभी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हुए, कभी घर की छत पर हंसी मजाक करते हुए, तो कभी गंगा किनारे टहलते हुए। सुधा अपने दिल की हर बात चंदर से कह देती, चाहे वह किसी सहेली से हुई नोकझोंक हो या पापा की डांट। और चंदर भी उसके सामने अपने दिल के बोझ हल्का कर देता, हालांकि वह अपने मन की एक बात कभी खुलकर नहीं कह पाता कि सुधा उसके जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा है, कि उसके बिना उसकी हर सुबह अधूरी और हर शाम खाली है। पर उसकी यह भावना शब्दों में ढलने से पहले ही संकोच और मर्यादा की दीवार से टकरा जाती, क्योंकि सुधा को वह सिर्फ प्रेमिका नहीं मानता था, बल्कि बहन, मित्र और साथी सब कुछ समझता था। सुधा का बचपना और उसकी चंचलता चंदर को हंसा देती थी, और उसका स्नेह उसे गहराई तक छू जाता था। कई बार चंदर जब उसकी आंखों में देखता तो उसे लगता कि सुधा भी वही महसूस करती है जो वह करता है। लेकिन फिर वह खुद को समझा लेता कि शायद यह सिर्फ उसका भ्रम है, और यह सोचकर चुप हो जाता कि कहीं उनकी यह मासूम दोस्ती टूट न जाए। इस दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय का माहौल, चाय की बैठकों का शोर, गंगा किनारे की ठंडी हवा और दोस्तों के बीच की छेड़छाड़ जैसे इस कहानी को और रंगीन बना देते हैं, मानो पूरी दुनिया इन दोनों की भावनाओं की साक्षी बन रही हो। पर दोनों ही अपने दिल की गहराइयों में उठ रही तरंगों को नाम नहीं देते, और यही अनकहा रिश्ता इस पहले हिस्से की सबसे बड़ी खूबसूरती है, जहां प्रेम अपनी पूरी पवित्रता और मासूमियत के साथ बिना बोले भी महसूस किया जा सकता है। सुधा को यह भरोसा था कि चंदर हमेशा उसका साथ देगा, और चंदर को यह विश्वास था कि सुधा उसकी दुनिया है। मगर इन भावनाओं का इजहार अभी दूर था। दोनों सिर्फ उस पल की खुशबू में जी रहे थे, जहां दोस्ती, हंसी और अपनापन ही सब कुछ था। और यही कहानी का पहला भाग हमें धीरे धीरे उस भावनात्मक सफर पर ले जाता है, जिसकी मंजिल आगे चलकर बहुत कठिन होने वाली थी। कहानी का दूसरा भाग वहीं से शुरू होता है, जहां सुधा और चंदर की दोस्ती एक अनकहे प्रेम की तरह धीरे धीरे खिल रही थी। लेकिन अब उस मासूमियत पर समाज और परंपरा की छाया पड़ने लगती है, क्योंकि सुधा के लिए विवाह का प्रश्न सामने आता है। डॉक्टर शुक्ला, जो सुधा के पिता और चंदर के गुरु हैं, सुधा की शादी की चिंता में डूबे रहते हैं और चाहते हैं कि वह एक अच्छे परिवार में ब्याही जाए। पर वे यह नहीं समझ पाते कि उनकी आंखों के सामने सुधा और चंदर के बीच एक गहरा बंधन बन चुका है, हालांकि यह रिश्ता कभी स्पष्ट शब्दों में सामने नहीं आया है। चंदर अपने मन में सुधा को पाने की तीव्र चाह रखता है, पर वह अपने गुरु और समाज के प्रति कर्तव्य और मर्यादा से बंधा हुआ है। उसे लगता है कि अगर उसने सुधा को पाने की बात की तो शायद यह डॉक्टर शुक्ला के विश्वास के साथ अन्याय होगा। इसलिए वह अपनी भावनाओं को दबा लेता है, और एक अजीब सा द्वंद्व उसके भीतर पनपने लगता है, जिसमें एक ओर प्रेम है और दूसरी ओर कर्तव्य। इसी समय सुधा भी अपने जीवन में उलझनों से घिरती है। उसे चंदर से गहरा लगाव है, वह उसकी उपस्थिति में सुरक्षित और पूर्ण महसूस करती है। पर जब उसके विवाह का विषय उठता है तो वह खुद को असहाय पाती है,
क्योंकि वह चाहकर भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाती और चंदर से भी उसे कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिलता। इसलिए वह पिता की इच्छा के आगे झुक जाती है और इस तरह दोनों के बीच एक अनकहा अंतराल पैदा हो जाता है। इस बीच कहानी में पम्मी का प्रवेश होता है। पम्मी एक आधुनिक विचारों वाली लड़की है, पढ़ी लिखी, स्वतंत्र और खुले स्वभाव की, जो चंदर को आकर्षित करने की कोशिश करती है। उसका नजरिया प्रेम और जीवन को लेकर सुधा से बिल्कुल अलग है। वह रिश्तों में बंधन नहीं मानती, बल्कि उन्हें आनंद और स्वतंत्रता का साधन समझती है। लेकिन चंदर का मन उसके साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ पाता, क्योंकि वह सुधा जैसी निर्मल आत्मा की छवि में बंधा हुआ है। पम्मी की चंचलता और आधुनिकता उसे कभी कभी भाती जरूर है, पर उसका दिल सुधा की सरलता और पवित्रता में ही अटका रहता है। इसी बीच सुधा का विवाह तय हो जाता है और चंदर का मन टूटने लगता है, पर फिर भी वह अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निभाते हुए कुछ नहीं कह पाता, केवल चुपचाप देखता रहता है कि उसकी सुधा, जिसे वह अपने जीवन का आधार मानता है, किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। सुधा भी इस निर्णय से भीतर से टूटी हुई होती है, लेकिन वह यह दिखाने की कोशिश करती है कि वह खुश है और पिता की इच्छा पूरी कर रही है, जबकि उसके मन में कहीं गहरी टीस है कि उसका चंदर उससे दूर होता जा रहा है। चंदर के सामने उसका यह बिछोह असहनीय होता है, फिर भी वह खुद को रोकता है, क्योंकि वह सोचता है कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का भी नाम है। यही वह क्षण है जब चंदर का आंतरिक संघर्ष चरम पर पहुंचता है। उसे लगता है कि उसने सुधा को खो दिया है, लेकिन साथ ही यह भी कि उसने अपने गुरु के प्रति अपना धर्म निभाया है। यह द्वंद्व ही उसे रात दिन कचोटता है। इस पूरे भाग में सुधा और चंदर के रिश्ते में जो दूरी पैदा होती है, वही आगे की कहानी की नींव रखती है, क्योंकि यह दूरी केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी होती है और इस दूरी को पाटने की कोई राह उन्हें दिखाई नहीं देती। भाग 2 की कहानी इस तरह पाठक को दिखाती है कि कैसे प्रेम और समाज, भावना और कर्तव्य, आत्मा और परंपरा के बीच टकराव होता है, और जब कोई इंसान इन सब के बीच फंसता है तो वह अपने सबसे प्रिय को खो देता है। सुधा का विवाह उसकी मजबूरी बन जाता है और चंदर का मौन उसका सबसे बड़ा गुनाह, क्योंकि वह चाहकर भी अपनी सुधा के लिए लड़ नहीं पाता, बस समाज की दीवारों के सामने हार मान लेता है। यही वह मोड़ है जहां से कहानी और गहरी और दर्दभरी हो जाती है और पाठक महसूस करता है कि अब इन दोनों के जीवन में प्रेम का रास्ता इतना आसान नहीं रहेगा, बल्कि यह रास्ता विरह, पीड़ा और आत्मसंघर्ष से होकर गुजरेगा। सुधा के विवाह के बाद कहानी का तीसरा भाग चंदर के अकेलेपन और उसके गहरे आत्मसंघर्ष की कहानी है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अचानक खाली हो गई है। जिस सुधा के साथ हर दिन का हर पल बीतता था, वही अब किसी और की हो गई है और यह सच उसे भीतर से तोड़ देता है। वह बाहर से भले ही सामान्य दिखने की कोशिश करता है, पर उसके भीतर लगातार एक तूफान उठता रहता है। उसे सुधा की हंसी, उसकी बातें, उसका साथ हर समय याद आता है और वह समझ नहीं पाता कि उसके बिना वह किस तरह जिएगा। पर वह यह स्वीकार करने को भी मजबूर है कि उसने ही सुधा को खो दिया है, क्योंकि उसने समय रहते अपने मन की बात कभी कही ही नहीं। सुधा अपने नए जीवन में समायोजित होने की कोशिश करती है, मगर उसका मन भी कहीं न कहीं चंदर के पास ही अटका रहता है। वह जानती है कि चंदर ही उसका सच्चा साथी था, पर सामाजिक बंधनों और पिता की इच्छा के आगे उसने खुद को रोक लिया और अब उसका जीवन भी केवल समझौतों में बीत रहा है। चंदर अपने अकेलेपन से बचने के लिए पम्मी और फिर वसु की ओर खींचने लगता है। पम्मी उसे अपनी आधुनिक सोच और खुलेपन से बहलाने की कोशिश करती है, पर चंदर के दिल में सुधा की जगह कोई नहीं ले पाता। उसे लगता है कि पम्मी की बातें केवल सतही हैं, जिनमें वह आत्मीयता नहीं है जो सुधा के साथ थी। वसु उससे अधिक गहराई से जुड़ने की कोशिश करती है, उसके दुखों को समझना चाहती है, उसे संभालना चाहती है, पर चंदर का मन वहां भी पूरी तरह नहीं टिकता। वह सुधा की यादों और अपने ही बनाए जाल में उलझा रहता है। कई बार चंदर सोचता है कि उसने सुधा को क्यों खो दिया। अगर उसने थोड़ा साहस दिखाया होता तो शायद सब कुछ अलग होता, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है। यही पछतावा उसे और भीतर से खोखला करता है। इस भाग में चंदर का आत्मसंघर्ष और गहरा हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि जीवन का अर्थ क्या है, प्रेम का असली रूप क्या है और उसकी खुद की भूमिका इसमें क्या है।
कई बार वह अपने ही विचारों में डूबकर सोचता है कि क्या प्रेम सिर्फ पाने का नाम है या त्याग ही प्रेम की सबसे ऊंची परिभाषा है। और इस सोच में वह धीरे धीरे खुद को उस मोड़ पर ले आता है जहां उसे लगता है कि उसने सुधा को खोकर प्रेम को और भी पवित्र बना दिया है, पर साथ ही वह यह भी जानता है कि यह पवित्रता उसे केवल पीड़ा ही दे रही है। सुधा का भी मन पूरी तरह शांत नहीं है। वह अपने पति के साथ रहते हुए भी चंदर की छाया से बाहर नहीं निकल पाती। कई बार उसे लगता है कि उसका जीवन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, जबकि उसकी आत्मा अब भी चंदर के साथ जुड़ी है, लेकिन वह इस बंधन को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाती। इस बीच चंदर और वसु के बीच कुछ ऐसे संवाद होते हैं जहां वसु उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह अतीत से बाहर निकले और नए जीवन की ओर देखे, पर चंदर का दिल हमेशा सुधा की ओर लौट आता है, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और सबसे बड़ी सच्चाई भी। तीसरे भाग की पूरी कहानी एक दर्दभरी यात्रा है जहां प्रेमी अपनी प्रेयसी को खोकर भी उसकी यादों में जीता है, और वही यादें उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी बनती हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि वही यादें उसे जीने का कारण देती हैं और उसी के कारण उसकी रातें बेचैनी और अकेलेपन में कटती हैं। पाठक इस भाग में चंदर के दर्द को महसूस करता है, सुधा की विवशता को समझता है और साथ ही यह भी देखता है कि समाज और परंपरा किस तरह दो सच्चे दिलों को अलग कर देते हैं। और यह सब इतना वास्तविक लगता है कि मानो यह किसी भी आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। भाग 3 की खूबसूरती यही है कि यह केवल चंदर या सुधा की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि यह हर उस इंसान की कहानी लगती है जिसने कभी अपने जीवन में किसी को खोकर भी उसे दिल में जिंदा रखा हो। कहानी के अंतिम भाग में जब सुधा अपने नए जीवन में खोई खोई सी रहती है और चंदर अपने अकेलेपन और आत्मद्वंद्व से जूझ रहा होता है, तब सब कुछ मानो अपने चरम पर पहुंच जाता है। सुधा ने अपने परिवार और समाज की मर्यादाओं को निभाते हुए जीवन में समझौते तो कर लिए, पर उसका दिल आज भी चंदर के लिए धड़कता है, जबकि चंदर अपने भीतर सुधा की यादों को ही सब कुछ मान चुका है और अब वह उन यादों को छोड़ भी नहीं सकता। उसे लगता है कि प्रेम का असली रूप वही है जो त्याग में छिपा है, पर यह त्याग उसके जीवन को एक अनथीन पीड़ा में बदल चुका है। सुधा और चंदर दोनों ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर उनकी आत्मा बार बार उन्हें एक दूसरे की ओर खींच लेती है। इसी बीच सुधा चंदर को एक लंबा पत्र लिखती है। उस पत्र में वह अपने दिल की सारी बातें उंडेल देती है। वह बताती है कि उसने पिता की आज्ञा और समाज की मर्यादा के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, पर दिल से वह हमेशा चंदर की ही रही और आज भी उसी की है। पर अब यह रिश्ता केवल यादों और आत्मा की गहराइयों में ही रह सकता है। दुनिया की नजरों में यह रिश्ता असंभव है। सुधा अपने पत्र में मानो चंदर को यह स्वीकार कराती है कि उनका प्रेम कितना सच्चा था, पर वह नियति के हाथों हार गया। पत्र पढ़कर चंदर भीतर से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन एक गुनाह की तरह है, क्योंकि उसने समय रहते सुधा के लिए आवाज नहीं उठाई। उसने अपने गुरु और समाज के सामने अपने प्रेम को छिपाकर सबसे बड़ी भूल की, और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह है। पर उसी गुनाह में वह खुद को देवता भी महसूस करता है, क्योंकि उसने सुधा को पाकर नहीं बल्कि खोकर भी उसे इतना ऊंचा स्थान दिया है, इतना पवित्र बना दिया है कि वह हमेशा उसकी आत्मा का हिस्सा रहेगी। कहानी का अंत बहुत मार्मिक है, जहां चंदर मानो सुधा की यादों के साथ जीने का संकल्प लेता है। वह यह समझ लेता है कि प्रेम का असली अर्थ सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि किसी को अपने दिल में हमेशा जीवित रखना भी है, चाहे वह जीवन में साथ न हो। और इसीलिए उसे लगता है कि उसका प्रेम गुनाह भी है और देवत्व भी, क्योंकि उसने सुधा को दुनिया की नजरों से खो दिया पर अपनी आत्मा की गहराई में हमेशा के लिए पा लिया। यह अंतिम भाग पाठक को गहरे भावनात्मक सागर में ले जाता है, जहां प्रेम की पराकाष्ठा त्याग और पीड़ा में बदल जाती है। और यही उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है कि प्रेम सिर्फ खुशी और मिलन का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी विरह, बलिदान और आत्मसंघर्ष ही उसे और महान बना देते हैं। दोस्तों, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं होता, बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मा की गहराइयों में जीने का नाम है।
सुधा और चंदर की अधूरी प्रेम कथा हमें यह एहसास कराती है कि कभी कभी जीवन में सबसे बड़ा गुनाह वही होता है कि हम अपने दिल की बात कह नहीं पाते, और वही गुनाह हमें देवत्व की ऊंचाई तक पहुंचा देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए साहित्यिक सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हिंदी साहित्य की इस खूबसूरत दुनिया से।